Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's a lecture from the chapter Electromagnetic Induction, class 12th Physics. और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि लेंज लॉ पर बेस्ड है, फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। लेकिन उससे पहले हम करते हैं कुछ फॉर्मूला का रिकॉलिंग, और फॉर्मूले के रिकॉलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला आता है कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल थ्रू एनी सरफेस, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। गलती नहीं होनी चाहिए। यदि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा हम बात करते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। एक बात ध्यान रखना, देखो बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपके जो लॉ हैं, ये फैराडे सर के जो नियम है वो मेन नियम है। जो E बराबर डी फाई बाई डी टी आता है ये मेन है। लेंज सर ने उसमें सिर्फ डायरेक्शन देने का काम किया है। यस, हाँ। तो E बराबर हमारे पास में आता है डी फाई बाई डी टी, और यदि मैं एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात करूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या मैं लिखूं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, यदि लूप क्लोज है, कॉइल या लूप जो है वो क्या है? क्लोज्ड है, तो इसमें करंट आएगा 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। लेकिन एवरेज करंट की यदि मैं बात करता हूं तो ये वही आएगा क्या 1 बाई आर और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यस और नो? फिर चार्ज की यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो चार्ज जो किसी सर्किट में किसी पॉइंट से पास होगा वो आएगा डेल्टा फाई अपॉन आर। फॉर्मूले याद होने चाहिए। नाउ E बराबर डी फाई बाई डी टी में हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में, तो डी फाई बाई डी टी में अब यहां ध्यान रखें, फाई बराबर हम लिख रहे हैं बी ए कॉस थीटा, जिसे टोटल फ्लक्स यदि हमको करना है तो इसमें एन बी ए कॉस थीटा का रोल आपको पता होना जरूरी है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स यदि यहां पर इंक्लूड करे जाएं तो एन का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा। तो ये ई एवरेज जो आएगा वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बेसिस पर आप यहां पर ले सकते हो। और यदि मैं ई के बात करूं तो ई बराबर डी बाई डी टी और एन बी ए कॉस थीटा। सर आपने लेक्चर में एन यहां पर नहीं लिखवाया था, मैं जानता हूं नहीं लिखवाया था, लेकिन इससे कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? आपको तो ध्यान देना है ना सब चीजों पे। क्या एक पॉइंट को मैं एक्स्ट्रा नहीं बता सकता रिकॉलिंग के टाइम पे? नहीं बता सकते सर, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ओके, तो यहां पर एन को चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एरिया को चेंज करोगे तब भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। थीटा को चेंज करोगे तो थीटा कैसे चेंज होता है? जब रोटेटिंग वाली बात आती है। तो इस प्रकार से आप यहां पर इन्हें डील कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में, और लेंज सर का जो लॉ है वो सिंपल है, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, कि उस कारण का विरोध करो जिसने इसे उत्पन्न किया है। जो ईएमएफ उत्पन्न करने वाला कारण है उसका क्या करो? सिंपल है, विरोध करो। नाउ अभी हम लोग एक छोटी सी हेडिंग देखने वाली है, दैट इज मोशन ऑफ मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। अब यहां पर समझना है एक छोटी सी चीज को, वो क्या है कि जैसे हमारे पास में ये एक कॉइल है और हमारे पास में ये है आपकी बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो समझते हैं बेटा
यदि मैं इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाता हूं तो हमेशा एक बात समझो कि देखना कहां से है, तो देखोगे आप इस जगह खड़ा होकर के, यहां से ही आपको देखना है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? श्योर है? बस एक चीज और जो यहां पर काम आने वाली है वो समझते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसी को समझाते हुए ही करता हूं। देखो क्या है, अब देखो मैंने क्या बोला कि इस बार मैग्नेट को मैं लेके जा रहा हूं इस साइड में, ठीक है? तो जब मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बोलो निकल रही हैं। तो जब ये इधर आएगी तो इस कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा? तो आप बोलोगे बढ़ेगा। बढ़ेगा तो यहां पर ये फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ मतलब आपने क्या बोला? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। चूंकि ये कॉइल कंप्लीट है मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा, और यदि करंट इंड्यूस होगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि वो ये क्या करेगा? उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे उत्पन्न किया है। तो भैया किसने उत्पन्न किया करंट को इस कॉइल के अंदर में? इस कॉइल के अंदर में करंट आया क्योंकि इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा था। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा था, इसके कारण यह मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आया है। यस और नो? तो इस कॉइल को कुछ इस प्रकार से बिहेवियर दिखलाना पड़ेगा कि आपकी जो मैग्नेट है वो पास आने की बजाय दूर भागे। यस और नो? कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, या ये कहिए कि इसमें कुछ ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? कम करे, क्योंकि बढ़ रहा था। भाई मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बढ़ रहा है तो आप ये वाला बढ़ाओ या ये वाला कम करो। तो आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, जो भी करना चाहें। तो अब इसको करें कैसे? तो एक बात को मैं समझाता हूं, और वो है बेटा एक पॉइंट छोटा सा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल एंड इट्स बिहेवियर। तो कहानी ये है बेटा, मान के चलो आपके पास में एक कोई क्या है? कॉइल है, ऐसे आप उसे यहां पर देख पा रहे हो। अब जब आप इसे देख पा रहे हो, इधर से देख रहे हो, मानो यदि इसमें आपने करंट फ्लो किया है, कौन सी डायरेक्शन है ये? सर दोनों अलग अलग हो गई, मतलब ठीक है, तो इसको इधर ले लो, क्या आप सेम डायरेक्शन हो गई? तो भैया ये जो है ये है क्लॉकवाइज करंट है इसमें। अच्छा, मैं इसमें बना लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये वाला करंट है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो एक बात समझना, क्या कि इस करंट के कारण यहां इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा? अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है? अंदर की तरफ वाला। और यदि मैं इसको बनाता हूं तो देखो ये आपका क्लॉकवाइज करंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ये वाली है? आपने बोला हां सर बात तो सही कह रहे हो। अब एक चीज और देखो लगे हाथों, वो ये है कि यदि ये बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सोचो ये इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? यस और नो? अंदर ऐसे, बाहर से ऐसे जा रहा, यस और नो? तो भैया ये आ रहा है साउथ में अंदर घुस रहा है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है। साउथ से अंदर घुस रहा है और नॉर्थ से बाहर निकल रहा है। मतलब यदि मैं इधर से देखूं इस साइड से, तो नॉर्थ से मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहा है, और यदि मैं इधर से देखूं तो मुझे साउथ में अंदर घुसते हुए दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यस और नो? मैंने क्या बोला? इधर से यदि मैं देख रहा हूं तो मुझे ये अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? साउथ पोल।
और यदि मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, और साथ में दूसरी चीज क्या दिखाई दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मेरी तरफ आ रही है, यहां पे मुझसे दूर जा रही है, यहां पे मुझसे दूर जा रही है, इस साइड में मेरी तरफ आ रही है, यहां से मेरे से दूर जा रही है, यहां पर मेरी तरफ आ रही है। और मुझे कौन सा पोल दिख रहा है? नॉर्थ पोल दिख रहा है ना? मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रही है। यहां से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझसे दूर जा रही है और साउथ पोल दिख रहा है। यस और नो? बस। तो कॉइल का जो बिहेवियर है वो भी कुछ कुछ ऐसे ही चलेगा कि देखो ये टिंग एंड टिंग, साउथ, टिंग 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 एंड टिंग। देखो ये डायरेक्शन को देखो, ये डायरेक्शन देखो, क्या मैच कर गई पूरी? ऐसे देखो, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन देखो, क्या मैच कर गई? तो भैया आपका जब किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है तो वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। पर सर कैसे? जरा इसके हिसाब से समझाओ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, तो मुझे क्या दिखाई देना चाहिए था? साउथ दिखाई देना चाहिए था। यहां से देखो, मैग्नेटिक फील्ड मुझसे दूर जा रही है, मैं यहां खड़ा होकर देखता हूं, देखो मान लो यहां चिंकी खड़ी है, तो चिंकी को क्या दिखाई देगा? चिंकी को क्या दिखाई देगा? चिंकी को दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूविंग अवे, मूविंग अवे। एंड दूसरी चीज उसे क्या दिखाई देगी? साउथ पोल। यस और नो? और यहां पर यदि मिंकी खड़ी है, यहां पर यदि मिंकी खड़ी है, तो मिंकी को क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमिंग टूवर्ड्स हर, कमिंग टूवर्ड्स, उसकी तरफ आ रही है। एंड क्या दिखाई देगा? नॉर्थ पोल दिखाई देगा। यस और नो? बस यही चीज है। तो अब बिहेवियर समझ में आया कॉइल का। देखो यहां पर ये दूर जा रही है, मतलब मुझे क्या दिखाई देना चाहिए? साउथ पोल। यहां पर ये डॉट, डॉट मतलब बाहर निकल के आ रहा है। अब ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है, लेकिन मैं तो बोर्ड को ऐसे देखता हूं ना कि मैं बोर्ड के पीछे जाके खड़ा हो जाऊं, नहीं ना? तो ये खड़े होने की पोजीशन को समझना जरूरी है। तो सर चिंकी और मिंकी को अलग अलग दिखाई देगा? हां। तो जो चिंकी के लिए साउथ पोल का काम कर रहा है, क्या वो मिंकी के लिए नॉर्थ पोल का काम कर रहा है? यस। मतलब इधर से देखने पे जिसको ये साउथ पोल दिख रहा होगा, उधर से देखने पे क्या वो नॉर्थ पोल होगा? यस, दैट्स इट। इस पॉइंट को बस पकड़ में आना चाहिए। और यदि पॉइंट पकड़ में नहीं आए तो भैया एक सिंपल सा तरीका है, ये आपने बनाया ऐसे गोले दो सर्कल, एन लिखा मैंने ये, और इसकी घुंडी इधर मोड़ी और इसकी घुंडी इधर मोड़ी, ये लिखा मैंने साउथ, ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। खत्म कहानी, या तो याद कर लो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां पर देख के कि चूंकि ये चुंबक इसकी तरफ आ रही है, बाहर मैग्नेट जो है इसकी तरफ आ रही है, तो इसकी जो ये वाली साइड है उसने कैसे बिहेवियर दिखलाना चाहिए? नॉर्थ पोल की तरह बिहेवियर दिखलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखो बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू कॉइल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? इंक्रीजेज। मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू कॉइल क्या होगा? इंक्रीजेज। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आपको क्या करना है? क्या करना है? उस कारण का विरोध करो, उस कारण का विरोध करो। अच्छा मैंने एक पॉइंट रह गया, देखो एक सेकंड रुको। मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू कॉइल इंक्रीजेस, मैंने बोला ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंजिंग, फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंजिंग, मोर प्रिसाइजली इंक्रीजिंग। फ्लक्स यदि चेंज हो रहा है
तो इसका मतलब ईएमएफ विल बी इंड्यूस, और चूंकि कॉइल क्लोज है सो इंड्यूस करंट विल फ्लो। यस और नो? आपने बोला सर ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां से आएगी? लेंज लॉ से आएगी। तो भैया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा? लेंज सर के नियमानुसार क्या करना है? उस कारण का विरोध करो, उस कारण का विरोध करो। देखो मैं पहले डायग्राम के लिए इतना सब लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। उस कारण का विरोध करो जिसने इंड्यूस करंट लाया है, या इंड्यूस ईएमएफ, करंट या ईएमएफ लाया है। तो भैया सवाल यह है कि किसने लाया है? तो आप कहेंगे कि भैया इंड्यूस करंट इज, क्यों आ रहा है? इंड्यूस करंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने के कारण आया। यस और नो? नॉर्थ पोल के पास आने के कारण आया। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हो? यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर जी। तो इसका मतलब कॉइल की वो साइड जो बार मैग्नेट की तरफ है उसने कैसा बिहेवियर दिखलाना चाहिए? नॉर्थ पोल जैसा। तो इसका मतलब यह है, इट मीन्स, इसका अर्थ यह है कॉइल की वो साइड, कॉइल की वो साइड जो मैग्नेट की तरफ है, बार मैग्नेट की तरफ है, उसने अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्थ पोल जैसा बनाना होगा। यस और नो? क्या इस बात से एग्री करते हो? नॉर्थ पोल जैसा बनाना होगा। और नॉर्थ पोल कब बनता है? मतलब आप यहां पर ऐसे लगाइए, इसके अंदर में नॉर्थ बनाइए, ये एन लिख दीजिए, इस घुंडी को इधर मोड़िए, इसको इधर मोड़िए, तो ये और ये, मतलब इंड्यूस करंट जो होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी भैया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन? ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, कोई एकदम शुद्ध इंग्लिश वाला तो बच्चा नहीं है? वो बोलेगा सर ये क्या लिख रहे हो, ये ऐसी कौन सी लिपि है, ये तो मैंने पहली बार ही देखी है। तो let's just discuss about it something in a language which is more preferable to you. Some of the students think like that. Now here what we are going to do here, we have a conducting coil. One point to be remembered, coil is conducting in nature, otherwise current will not flow through the coil, and that's the important point. What we are doing, there is a conducting coil placed and we are moving a north pole of the bar magnet towards the coil. Then what is happening? Since bar magnet has its own magnetic field, so magnetic field means there are some magnetic field lines, and those magnetic field lines are surrounded by the magnet. Since bar magnet is moving towards the coil, it means the magnetic field lines passing through the coil also increases. Since the magnetic field line passing through the coil increases, it simply means that the flux which is passing through the coil will also increase. Now, here the flux passing through the coil increasing, it simply means the flux is changing. We can simply say that the flux is changing. Since the flux is changing, it means EMF will be induced. EMF will be induced. But, lekin kintu parantu, coil is closed, it simply means that current will be induced in the coil. But what will be the direction of the current, induced current? तो करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देने का काम किसने किया? लेंज सर ने किया। उन्होंने क्या बोला भैया? What he said?
He said, just simply oppose the cause which has caused the induced EMF or current. Simply you have to oppose the cause which has caused induced EMF or current. But here we can say that current is inducing just because the north pole of the magnet is coming towards the coil. It simply means the side of the coil which is facing the bar magnet must act like an north pole so that it can oppose. What is the way to oppose the north pole? You must act like a north pole. Then and only then it is possible that you can oppose the north pole coming towards you, and hence the side of the coil which is facing the bar magnet will act like a north pole, and north pole means the current must be in the anti-clockwise direction. Now just think about it and give me the answer of the following question. Like this is a coil and दिस इज द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. यदि ये इधर जा रहा है तो आप बताओ, हमको इधर से ही खड़ा होके देखना है, तो ये इसमें क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन का करंट आएगा भैया? ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. अरे ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करवाएगा, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन सोचो यदि यही कॉइल और यही बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये इधर जा रहा है, और आपने यहां से खड़े होके अब देख रहे हो, तो क्या होना चाहिए? तो भैया अब नॉर्थ जा रहा है तो इसे रोकना पड़ेगा. नॉर्थ दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना होगा, और दूर जाने से रोकने के लिए इसे साउथ पोल बनना पड़ेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी. देखो इसका उल्टा ही होगा हमेशा. नाउ दो केस और बन सकते हैं, और वो कौन से हैं कि भैया ये रही कॉइल और ये है बार मैग्नेट, और इस बार बार मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है. अब साउथ इधर आ रहा है तो साउथ को आने से रोको. कैसे रोकेंगे? तो आप रोकोगे कैसे कि ये साउथ पोल जैसा बन जाए, मतलब करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी कौन सी बेटा? क्लॉकवाइज. और लास्ट कंडीशन ये है कि भैया ये साउथ पोल इस बार मैग्नेट से दूर जाए, बार मैग्नेट ऐसे मूव करे, तो आप कहोगे कि भैया साउथ दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना है तो इसे नॉर्थ बनना पड़ेगा, मतलब करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पे ये 4 सवाल हैं स्टैंडर्ड टाइप के, ये आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर वापस से, कहां गई भाई, ये टेबल आपको बुकलेट के अंदर में मिल जाएगी, इस पे पता नहीं कहां गायब हो गई. ऐसे सेम सवाल मैं आपको करवा भी चुका हूं, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जिनको शायद समझ में नहीं आया था, मैंने इसको पॉइंट को दोबारा और डीप में लेने की कोशिश की. सवाल पढ़ो, ये करंट है, ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी. तो भैया सिंपल लॉजिक क्या बोलता है, इस करंट के कारण मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी. अब चूंकि ये वाली डायरेक्शन है मेरे मैग्नेटिक फील्ड की, तो भैया ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. आई के इंक्रीज होने से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इसको इंक्रीज होने से रोकना है, मतलब अब विरोध करना है. तो विरोध कैसे किया जाए और बताओ? तो आप क्या करोगे, ऐसा बढ़ रहा है तो विरोध कैसे करोगे? तो विरोध करने के लिए मैंने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो. यस और नो? मैं बोलूंगा इंक्रीज करो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कब आ सकता है? जब करंट, इंड्यूस करंट कौन सा हो? एंटी क्लॉकवाइज. यस और नो? ये सारी बेसिक चीजें आपको आती हैं. आंसर एंड क्लियर है? बोलो. ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है. आपको लेंज नियम के अनुसार विरोध करना है. विरोध तब पॉसिबल है जब मैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं. ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में कब आता है? जब उस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, तभी ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो भैया आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट को यहां पर फ्लो कराना होगा. अब अगला सवाल देखो. अब करंट डिक्रीजिंग वाला सवाल है, सॉरी करंट डाउनवर्ड है
और इंक्रीज हो रहा है। तो अब बताओ कैसे करूंगा मैं। देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रेजेंट है। तो अब देखो करंट के बढ़ने से आपके पास में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको करना है विरोध। तो विरोध कब कर सकते हो, जब आप ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दो, बढ़ा दो। विरोध कैसे होगा, इंक्रीज करो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे आ सकता है, ये तभी आ सकता है जब आपका इंड्यूस करंट कैसा हो, कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दो और बच रहे हैं, देखो फिर से। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज। तो भैया करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो आप देखिए इस करंट के कारण ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। लेकिन आपको तो क्या करना है, विरोध। कैसे विरोध करूं, कॉमन सेंस लगाना है। अब कई लोग कहेंगे सर ये वाला घट रहा है तो मैं ये वाला घटा दूं, नहीं भैया नहीं। विरोध कैसे होगा कि आप क्या करो, ये वाला ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करो, इंक्रीज कर दो। जो कम हो रहा है उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। जो कम हो रहा है उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये कैसे बढ़ेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, तो ये तभी बढ़ेगा जब आपका करंट कैसा होगा, इंड्यूस करंट कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा। आंसर विल बी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है। कई लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा, मैं समझाता हूं। जैसे सर इस सवाल में ये बढ़ रहा था, तब आपने कुछ गलती नहीं कर दी क्या मैंने इसमें, ओए होए ये ऐसे आया, ये वाला ऐसा बढ़ रहा था। और रे 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 बेटा सवाल एक बार देख लेने दो मेरे को, जल्दबाजी में क्या है ना, होश खो बैठे हम लोग। करंट इंक्रीज हो रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंक्रीज हो रहा था। हाँ सुनो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो सर हम इसको कम नहीं कर सकते। कम करने का तरीका बताओ क्या है। कम करने का तरीका है कि इसका उल्टा बढ़ा दो। ये जो बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसका विरोध करने का तरीका है, दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं बेटा, कि या तो आप ये वाले को कम करो, इसको क्या करो कम, या इस वाले को बढ़ा दो। इसके अलावा और कोई दो तरीके समझ में आते हैं। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम कैसे करूं, तो कम करने का तरीका है इस करंट को कम करो। लेकिन इस करंट को मैं कम कर ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मुझे तो यहां पर देखना है भैया, यहां, क्योंकि देखो आपको खुद को कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि विरोध कैसे कर सकता हूं। विरोध ऐसे कर सकता हूं, इसमें इंड्यूस करंट कैसा हो, ऐसा बढ़े। तो ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़े मतलब आपका जो करंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं इस सवाल में आता हूं तो देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। मतलब यदि करंट बढ़ रहा है, करंट यदि बढ़ रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये वाला बढ़ रहा है तो इसका विरोध करने का एकमात्र तरीका है कि आप ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ। तो ये वाला बढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसी रखनी पड़ेगी करंट की डायरेक्शन, ये वाली। ये वाली का मतलब है क्लॉकवाइज। कौन सी, क्लॉकवाइज। मैं दोनों में आंसर देखो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों में आंसर सेम आ जाए। यदि ऊपर जाने वाला करंट इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो इसमें नीचे जाने वाला करंट बढ़ रहा है तो क्या आना चाहिए था, क्लॉकवाइज। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, करंट हो रहा है डिक्रीज, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है।
क्योंकि ये कम हो रहा है तो मुझे इसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को बढ़ाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज करंट यहां पर देना पड़ेगा। अब ये वाला सवाल और जो पहला सवाल था, दोनों में देखो आंसर अलग अलग आएंगे। ये तीसरे नंबर का सवाल है, ये दूसरे नंबर का सवाल है, और ये पहले नंबर का सवाल है। तो देखो पहले में ऊपर का करंट बढ़ रहा था तो आपका आंसर एंटी क्लॉकवाइज आया। देखो ऊपर वाली डायरेक्शन का करंट बढ़ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज आया। अब तीसरे सवाल में देखना, ऊपर वाला करंट डिक्रीज हो रहा है तो आंसर उल्टा आ गया, क्या, क्लॉकवाइज। दैट्स इट। ऐसे सिमिलर बेसिस पे ये चौथा सवाल है, नीचे जाने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। बताओ कैसे करूं, करंट हो रहा है डिक्रीज, मतलब ठीक है, लेकिन अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है ये तो यही है ना, इसका मतलब चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। अब आपको तो भैया सीधा सा हिसाब है, आप ऐसे सोचो कि इसका विरोध कैसे किया जा सकता है। ये वाला घट रहा है तो आप क्या कर दो, इंक्रीज करो। तो हर बार देखो मैं इंक्रीज ही कर रहा हूं, कौन सा वाला, इसी वाले को इंक्रीज करो। तो इस वाले को इंक्रीज करने के लिए मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, इधर तभी पॉसिबल है जब आपकी इंड्यूस करंट कैसा हो, तो भैया इंड्यूस करंट आएगा आपका एंटी क्लॉक वाइज। ये चौथा सवाल है। तो चारों सवाल में देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगी क्या, बोलो भैया। अरे ठीक है, इस सवाल को देखो, an electron moves on a straight line path xy as shown. The ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current if any? यदि कोई करंट है तो induce in the coil। 2015 का ये सवाल है। अब देखो उसने क्या बोला है, एक तो डायरेक्शन है ABCD, एक है ADCB, एक है नो करंट इंड्यूस, और एक है द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। तो देखो भैया क्या हो रहा है, अब आपको पता होना चाहिए, मैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 1 में सीखा है आपने कि कोई चार्ज यदि है तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, याद है। तो भैया ये वी वेक्टर इधर जा रहा है, आर किधर है, इधर है, तो ये वी ये आर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आना चाहिए क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये क्यू चार्ज है तो भैया ये उल्टा आएगा, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तो इधर है जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। हाँ भैया है या नहीं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जितना पास आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन पास आएगा उतनी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली क्या होगा, इनिशियली देखो ये बी वेक्टर है, इनिशियली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन जब उस कॉइल के पास जाएगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन के, देखो मैं इसको यहां पे समझाता हूं, ये है वो कॉइल और ये है वो पाथ जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूं, इलेक्ट्रॉन के ओ तक जाने पर क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीजेज, यस और नो। इट मींस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। क्या ये बात सही है, अरे हां या ना। यदि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अब आपको चूंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ईएमएफ के कारण यहां पर इंड्यूस करंट भी आया, मतलब ठीक है। अरे सही बात है ना।
अरे यार ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो मैंने सिखाया है ना, भले ही आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने तो सिखाया है। लेक्चर नंबर 1 याद करो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4/q, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, यही है ना। तो भैया ये वी वेक्टर इधर है और आर वेक्टर किधर आएगा, ये आर वेक्टर मान लो। यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये आर वेक्टर मान लो। यस और नो? अरे यस और नो? सही है। तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज को साइन के साथ में लेना है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो ये इधर आ गई, तो इधर आ गई तो मैंने क्रॉस बना दिया। तो भैया इलेक्ट्रॉन के ओ तक जाने पर डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है, और डिस्टेंस के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज, करंट इंड्यूस, यस और नो? लेकिन अब आप जरा यहां पर ध्यान दो। अब मैं इस चीज को ऐसे समझा रहा हूं कि देखो ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, तो डिस्टेंस कम होती हुई नजर आ गई, मतलब ठीक है। लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इंक्रीज हो, ये वाला। तो लेंज लॉ क्या कहता है? करंट कैसे इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा, उस कारण का विरोध करो। ये वाला इंक्रीज हो रहा है, तो भैया आपको विरोध करना है। और विरोध कैसे किया जाएगा? कि आप ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करो? इंक्रीज करो। क्या ये बात सही है? आप लिखो कि इंक्रीज कौन सा वाला? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको इंड्यूस करना है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब आपका करंट कैसा हो? इधर वाला। मतलब इंड्यूस करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या ये बात सही है? अब एंटी क्लॉकवाइज देखते ही एकदम एक्साइट मत हो जाना, मैं नामकरण कर देता हूं एक्स वाई ए बी सी डी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये एक्स और ये वाई। मतलब जो करंट आ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। ओ ओ, यस और नो? एंटी क्लॉकवाइज हुई, मतलब करंट आ गया ए बी सी डी। क्या बात है? सही है। नाउ आगे देखो। अब यहां पर मैं फिर से इसे बना रहा हूं, ये ऐसे, और ये रहा वो पाथ। ये वाला पॉइंट था O, ये डिस्टेंस थी R2, और ये चल रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट है A, ये वाला है B, ये वाला है C और ये वाला है D। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद में यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस मान लो R3। तो इलेक्ट्रॉन जब O से आगे जाएगा तो क्या होगा? आप कहोगे डिस्टेंस इंक्रीजेस। इसका मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो आपने लिखा वही कहानी, क्या? फ्लक्स चेंजेस, करंट इंड्यूसेस। फ्लक्स चेंजेस, करंट इंड्यूसेस। लेकिन वाई दिस कोलाबरिटी? तो भैया आपने लिखा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? विरोध करना सिखाता है। और विरोध कैसे करोगे? तो चूंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करो? देयरफॉर इंक्रीज करो यही वाला मैग्नेटिक फील्ड। और यही वाला मैग्नेटिक फील्ड यदि आप इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आप लाना चाहते हैं, तो भैया ये कब आ सकता है? जब ये करंट कैसा हो, मतलब इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए? तो इंड्यूस करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब करंट का जो पाथ होना चाहिए, अब होना चाहिए ए डी सी बी। ठीक है। पहले क्या मिला? ए बी सी डी, ए बी सी डी। फिर क्या मिला? ए डी सी बी।
तो मतलब द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। मैंने इसको बड़े ही ध्यान से इतना समझाया है क्योंकि देखो क्यों समझाया है, हो सकता है भविष्य में ये सवाल आए कि भैया यहां पर एक पॉइंट बना दे O, बोले X से O तक जाने पर क्या होगा, तब आपकी हाथ पैर फूल जाएंगे क्योंकि ये रिजल्ट सबको याद होगा। मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं 90% स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद होगा कि इसमें करंट की डायरेक्शन बदल रही है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो, पता है कैसे, थोड़ा लॉजिक यदि तुम्हारे पास दिमाग है ना, इसको और दूसरे तरीके से भी मैं समझा सकता हूं। पता है कैसे सर, वो दिमाग का तो खेल है ही नहीं हमारे पास। अल्टरनेट सॉल्यूशन। सर काहे अल्टरनेट सॉल्यूशन पे जा रहे हो? अच्छा मैं आपको बता दूं, जो बच्चा अभी 12th में पढ़ रहा है, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए खत्म हो चुका है लेक्चर लगभग। कहां लिखे थे पॉइंट किधर है? ABCD। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मान लो, माना ये है कंडक्टिंग वायर, माना ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। अरे ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, लेकिन अभी भी देखो दिक्कत तो होगी, कई लोग कर पाएंगे कई लोग नहीं समझ पाएंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाता है तो बदले में हम कहते हैं कि करंट जो है I इधर से इधर जाता है, तो भैया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्या इधर ही आपका बन रहा है अभी भी। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग इसको लॉजिकली ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये इतना सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूं, मैं चाहता तो डायरेक्टली भी बोल सकता था, पर ठीक है ना, कई लोगों को अच्छा लगा होगा, कई लोग बैठ के गालियां दे रहे होंगे, क्या ये मास्टर है पागल, क्यों, इतू सा सवाल था, हमें तो रिजल्ट याद था, लेकिन रिजल्ट बना कैसे वो हमें नहीं पता था। भले ही नहीं पता था, लेकिन इसमें हमने 10-15 मिनट जो आपने लगवाए वो तो बच जाते, उसमें हम एक आध सवाल और कर लेते। बात तो तुसी सही कह रहे हो बच्चा। है क्या इसके बाद कोई सवाल? हाँ ये रहा। देखो अब मैं एक बात बताना चाहता हूं वैसे तो, कि मान लो यदि कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है और वो मतलब रिपीटर वाले फेज में नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है, बच्चा कोई भी क्लास में होता है, कोई भी बैच में ज्वाइन होता है, या मैं ये कहूं स्पेसिफिकली जो नीट से ज्यादा बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं वो अब यहां से आगे रुक सकते हैं चाहें तो। चाहें तो बोल रहा हूं मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि रुकना ही रुकना है, बट हां ये सवाल लास्ट मान लो उन लोगों के लिए, उसके बाद वो चाहे तो रुक सकते हैं क्योंकि इसके बाद 2-3 सवाल हैं, लेकिन वो दोनों तीनों सवाल एकदम हाई फंडू लेवल के सवाल हैं। ठीक है, सवाल को समझो पहले क्या लिखा है। फिजिक्स नीड्स योर पेशेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मूविंग चार्ज में मैग्नेटिज्म में भी हमने बहुत सारे कुछ रिजल्ट टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, यस और नो, कुछ कुछ ऐसे ही यहां पर भी आपको देखने को अभी मिलने वाले हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप लाइज इन अ प्लेन नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड B0, और ये ऐसे दिखाया है, ऐसा मतलब यहां पर आपके पास में एक वायर है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ आपके पास में दे रखी है कैपिटल L, लेकिन साथ में यहां पर भैया पूरी जगह पर आपका एक ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसको हमने क्या किया है, वायर को बेटा यहां रखा है ऐसे सर्कुलर शेप में करके रखा है, और यहां पर सभी जगह पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड B0 एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या हुआ, यहां तक मैंने लिखा, देखो यही लिखा है, एक वायर थी जिसकी लेंथ L थी, लेकिन वो सीधी नहीं रखी थी, पहले उसने वही ना वायर ऑफ लेंथ L, तो मैंने वायर बना दी, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप तो मैंने उसको घुमा के सर्कल बना दिया, प्लेन
लाइज इन अ प्लेन नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मतलब ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके नॉर्मल हो गया। इफ दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर लूप इन टाइम टी नॉट, मतलब ये वायर क्या हो गई, यही वायर थी, कुछ तो भी ऐसा हुआ, कुछ तो भी कुछ हुआ कि ये वायर यहां से इस फॉर्म में आ गई, और इसमें जो टाइम लगा ऐसा होने में वो लगा टी नॉट। तो भैया फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। अब ये इंड्यूस वर्ड आते ही आपको ये तो पता लग गया कि क्लास 12 फिजिक्स में पार्ट 1 वाली जो बुक है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर है, वहां का ये सवाल है। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात चल रही है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा, आगे चल के भी एवरेज इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है, डोंट वरी, इंडक्टर वगैरह के केस में आएगा। लेकिन अभी जो पढ़ा है, क्या उसके बेसिस पर मैं कुछ सोच सकता हूं यार, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की यदि बात कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज से रिलेटेड बात होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई पहला सवाल तो यही है ना, अपने आप से पूछो, अरे पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, ये सर्कल वायर थी, सर्कुलर लूप था, ये स्क्वायर में बना है, टाइम जो लगा है वो तो टी नॉट है या नहीं, बिल्कुल है। तो अब मैं क्या करूं, सोचो, दिमाग पे जोर, दिमाग पे जोर देने का तरीका है ई एवरेज बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दैट इज फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यस, सवाल में डेल्टा टी दैट इज टी टू माइनस टी वन, मतलब ये जो प्रोसेस हुई है वो तो टी नॉट टाइम में हुई है। अब सवाल है फाई वन निकालना, तो फाई वन आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आहा, अब यहां पर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर पहले से प्रेजेंट है वो यही है। यस सर, इस कॉइल का जो भी एरिया है वो यदि मुझे पता लग जाए, तो मैंने माना कॉइल की रेडियस है और, तो भैया फाई वन पहली केस में बी नॉट पाई आर स्क्वायर और कॉस जीरो। क्यों जीरो बेटा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस कॉइल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर, या तो इधर या इधर, तो मैं कन्वीनियंटली क्या प्रेफर करूंगा, सेम डायरेक्शन लेना, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस 180 लिख लोगे तो माइनस वन आएगा, इतना ही फर्क आएगा और कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, लेकिन आर तो दी नहीं है, उसने दे रखा है ये लेंथ एल जिसको मैंने वायर बनाया था। तो भैया यहां ध्यान दो, एल बराबर है 2 पाई आर, तो आर बराबर आएगा एल बाई 2 पाई। सो देयरफॉर आप अब यहां पर समझ सकते हैं कि फाई वन कितना आएगा, बी नॉट पाई आर, आर की जगह आपने लिखा एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, जरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर से एक पाई कट जाएगा, ये आएगा पाई। ओ अच्छा, फाई टू के क्या कहने हैं, अगेन आपने लिखा बी ए, एक काम करो यार, यहां पे थोड़ा सा काम कर लो तो कष्ट, बी वन ए वन कॉस थीटा, यहां लिख देता हूं मैं बी टू ए टू कॉस थीटा। अब फिर से ध्यान से देखना जरा, यहां पे बी टू तो वही है बी नॉट, ए टू बराबर क्या आएगा, यदि मैं मान लूं कि इसकी साइड लेंथ है ए, क्योंकि ये तो टाइम टी नॉट में घट गया ना, हो चुका है ऐसा, तो ए टू बराबर आएगा ए स्क्वायर। लेकिन ध्यान दो, ये जो है बना तो इसी से है, मतलब क्या ये पूरी जो लेंथ है वो एल ही है, मतलब एल बराबर है 4a, तो भैया जी ए बराबर है एल बाई 4। सो देयरफॉर
फाई टू कितना आएगा, बी नॉट ए टू मतलब ए स्क्वायर मतलब एल बाई 4 का होल स्क्वायर। क्या ये आपके पास में बी नॉट एल स्क्वायर बाई 16 आ रहा है? बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ तो रही है। बस तो ये एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। ए तो ई एवरेज बराबर फाई टू बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस फाई वन बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और ये घटना घटी है टाइम टी नॉट में। बस तो इट एम्प्लाइज ई एवरेज जो आएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी नॉट एल स्क्वायर कॉमन, ये टी नॉट को भी नीचे रहने दो, तो ये आएगा 1/16 माइनस 1/4 पाई। अब आप इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एडजस्टमेंट का खेल है भैया, कुछ कॉमन ले लिया कुछ कॉमन ले लिया। जैसे मान लो मैं यहां पे 4 और यहां पर भी 4 कर दूं तो 16 कॉमन आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप हो सकता है कि अलग अलग बुक में कुछ ऐसा आंसर दिया हो, तो बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 16 टी नॉट, तो यहां से बचेगा कितना 1 माइनस 4 अपॉन पाई, पाई माइनस 4 करके इसको एवरेज कर सकता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 16 पाई टी नॉट पाई माइनस 4। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखवाया जाए, बट लेकिन किंतु परंतु क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सोचो जरा सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता ही नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो भैया बोर्ड वाले बच्चे यहां तक रुक सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? सवाल देख लो, सवाल तो देखो, तब सोच लेना। देखो सवाल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या हो रहा है? अरे भाई लग जा। A current I naught is flowing in a long straight wire situated at a distance A near a rectangular loop of side length A। सवाल पढ़ो। सवाल कह रहा है कि एक लंबी स्ट्रेट वायर है जो कि एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी साइड लेंथ है A के पास में रखा हुआ है। तो ये एक रेक्टेंगुलर वायर है, वो यहां से एक ऐसे रेक्टेंगुलर लूप जिसकी साइड लेंथ ए है, तो सर इसकी दूसरी साइड तो दी नहीं है, तो भैया कॉमन सेंस है वो स्क्वायर है। करंट किसमें फ्लो हो रहा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर में। अब हो सकता है मैं ऊपर मानूं या नीचे मानूं, लेकिन मैं सहूलियत के लिए मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर की तरफ आई नॉट है, क्योंकि दिया नहीं है वैसे तो कुछ। अच्छा, A current I naught is flowing in a long straight wire situated at a distance A near a rectangular loop of side length A। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और है कि इसकी और इसकी जो दूरी है वो कितनी है। वैसे कुछ बोला नहीं है, बोला है डिस्टेंस A, लेकिन वो डिस्टेंस जनरली बीच में से हो सकती थी, लेकिन मैं अभी मान रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है कि नियरर, इसमें एक पॉइंट होना चाहिए था, पता है क्या? यहां पर एक पॉइंट होना चाहिए था कि नियरर साइड ऑफ लूप इज एट डिस्टेंस ए। लेकिन चूंकि अब ये सवाल मेरे ही हैं तो मुझे पता है कि यही हो रहा है, नहीं तो मैं बोल सकता था कि सेंटर से डिस्टेंस लूप, बट अमूमन ऐसे ही लिया जाता है। फिर बोला कि करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, ये जो करंट है वो टी नॉट टाइम में क्या हो गया? जीरो। तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। अरे अब ईएमएफ इंड्यूस कैसे, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? यार यहां लिखा है इन टाइम, मतलब आपसे ई एवरेज की ही बात कर रहा है, तो ई एवरेज तो मेरे पास में वही आएगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी दैट इज टी नॉट। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन एक परेशानी है, पता है क्या? फाई को क्या लिखोगे?
तो भैया देखो फाई को लिखने का जनरल तरीका तो भैया बी ए कॉस थीटा, यस और नो। अब देखो मैं ऑप्शन देना प्रेफर इसलिए नहीं करता हूं ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकूं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के कारण मैं ऑप्शन देना प्रेफर नहीं करता हूं। हालांकि इस सवाल का तो रिजल्ट आपको याद ही करना है। यहां पर ये जो साइड है ये किसी काम की है ही नहीं, मतलब ये बी दे भी देना तब भी किसी काम की नहीं है। हालांकि ये वाली बी देनी दे से सवाल के रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मैंने ये आसान वाला कर दिया है, एक काम करूं कि इसको बी कर दूं क्या? चल थोड़ी देर के लिए इसको बी कर देता हूं, कर दूं, बाद में देख लेंगे एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, यस और नो। तो यार मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो थ्रू आउट यहां पर कांस्टेंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x दूरी पर जाकर एक पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं। ये पतली सी स्ट्रिप ले ली जिसकी लेंथ है dx। इसकी लेंथ क्या है? क्या ये x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा? हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेकर के यहां तक मैग्नेटिक फील्ड ही अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे ये सवाल होगा इंटीग्रेशन के बेसिस पर। तो नीट के लेवल से थोड़ा सा तो ऊपर उठ चुका है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अब चूंकि उठ गया है तो ठीक है, उठ जान दो। ऐसे सवाल मैंने करवाए हुए हैं, आपको यदि पता हो तो। अरे याद है। बस वही कहानी है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का फ्लक्स यदि मैं निकाल लूं और उसे इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि देखो फाई 2 में क्या होगा, समझना जा रहा है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। फाई 2 का मतलब है P2 A2 कॉस थीटा, लेकिन सिंस करंट आपका जीरो हो जाएगा तो यार B2 क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाई 2 क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फाई 1 पे ही काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझना, मतलब आपका जो ई एवरेज आएगा वो फाई अपॉन टी ही आएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे समझ में आनी जरूरी है। तो अब बताओ, इसमें पूरे सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो मैंने बोला भैया एक्स मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स, तो मैंने लिखा बी एट डिस्टेंस एक्स, ये आएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन वायर के कारण लिखूंगा तो ये आएगा 2 पाई। क्या ये बात सही है? अब मैंने आपसे बोला स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, बोलो कितना आएगा? तो ये आएगा आपके पास में इसका एरिया। देखो ये साइड लेंथ, ये तो dx की पट्टी है, लेंथ कितनी है? ये b है, इसलिए हम स्क्वायर ही लेना प्रेफर करते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो फिर क्या मैं इसको a ले लूं, इसको b ले लूं, इसको c ले लूं, तो मैं उलझ जाऊंगा बहुत लंबा। जेई एडवांस नहीं करवा रहा हूं मैं, इसी में आपका लेवल में ऑलरेडी काफी इंप्रूव कर चुका हूं। तो भैया डी फाई कितना आएगा? bx और dA उसका छोटा सा एरिया। तो भैया डी फाई बराबर आएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स, और एरिया कितना आएगा? बी डॉट डी एक्स। सही है? अरे बोलो भैया। सर कॉस थीटा नहीं लिख रहे? अरे यार कॉस थीटा इसलिए नहीं लिख रहा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये स्क्वायर लूप है उसी प्लेन में रखा है, तो एरिया और उसकी डायरेक्शन सेम लेके ही काम कर रहा हूं इसलिए। चलो तो भैया therefore टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल बोलो कितना आएगा? तो आप लिखोगे फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूं? ये आएगा a से लेकर के a प्लस बी तक, तो आप लिखोगे a से लेकर के a प्लस बी तक। यही यदि आप बुकलेट के अंदर में देखोगे तो a से 2a था, क्यों? मैंने b नहीं लिया था। तो therefore
फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई लिखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स बी डॉट डी एक्स और लिमिट आएगी ए से लेकर के ए प्लस बी तक। कांस्टेंट चीजों को निकालो बाहर फटाफट से। ये आपका फाई 1 चल रहा है, ध्यान रखना। फाई 1 आएगा म्यू नॉट आई नॉट बी अपॉन 2 पाई आ गया बाहर, ये आएगा ए से लेकर के ए प्लस बी तक 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। बोलो भैया कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन कितना आएगा? लॉग एक्स, तो इट इंप्लाइज फाई 1 आएगा म्यू नॉट आई नॉट बी अपॉन 2 पाई, सही लिख रहा हूं ना? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ln x और लिमिट आएगी कहां से कहां तक? a से लेकर के a प्लस बी तक। चलो भैया, तो फाई 1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बी अपॉन 2 पाई और ये आएगा ln a प्लस बी माइनस ln a। लॉग m माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई नॉट बी अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ln a प्लस बी अपॉन a। क्या बोलते हो, सही है? नाउ फाई 2 क्या लिखूंगा? फाई 2 बराबर आएगा b2 a2 और cos थीटा, लेकिन सिंस करंट डिकेज टू जीरो, करंट डिकेज टू जीरो, तो इसका मतलब B2 बिकम्स जीरो। B2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फाई 2 बराबर जीरो। सो आप जो यहां पर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की जो बात कर रहे हैं, तो भैया ई जो आएगा एवरेज वाला वो आएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड लेके यदि मैं बात करता हूं तो फाई 1 अपॉन टी नॉट, टी नॉट टाइम ही दिया है ना? टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया? टी नॉट ही दिया है बस। तो ई एवरेज का आंसर आएगा फाई 1 कितना है? म्यू नॉट आई नॉट बी, म्यू नॉट आई नॉट बी अपॉन 2 पाई ln ए प्लस बी से लेकर के ए तक अपॉन टी नॉट, तो टी नॉट को यहीं लिख दो। कोई दिक्कत होगी क्या? लेकिन सोचो, ये तो मैंने करवा दिया। इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ लूप is also equal to a, that is b बराबर यदि a ही हो तो आप लिखोगे ई एवरेज बराबर म्यू नॉट आई नॉट, बी की जगह आएगा a अपॉन 2 पाई टी नॉट, बी की जगह a लिखोगे a प्लस ए 2a अपॉन a से कटेगा तो ये आएगा ln2। कितना आएगा? ln, यस और नो? अच्छा सवाल है। जो लोग सोचते हैं कुछ करना, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, यही वाला रिजल्ट याद रख लेना भैया। रिमेंबर रिजल्ट, रिमेंबर रिजल्ट। यहां पर भी मैं वही बोलूंगा, बट ये वाला रिजल्ट यहीं से आता है, इसलिए इसको याद रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। बी ध्यान रखना, स्क्वायर साइड जो है, स्क्वायर लूप है, उसकी लेंथ है ये वाली बी। मैं सवाल तो ऐसे ही करवा रहा था, लेकिन मैंने इसे पी से करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहें एग्जैक्टली सेम ही तो होने वाला है। यस और नो? मैंने माना है कि पहले बी है और लास्ट में फिर मैंने इसे सॉल्व करके ये लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक आध सवाल और होगा मुझे लगता है यहां पर अभी भी। अरे है क्या? हाँ भाई देखो, अगेन अ प्यारा सवाल। क्या कह रहा है?
A conducting loop of area A is placed in magnetic field which varies sinusoidally with time as B बराबर B naught sin omega t. The normal to the coil makes an angle of 60 degree with the field. Normal of the coil, क्या लिखा है? Normal of the coil makes an angle of 60 degree with the field. Find the maximum EMF induced in the coil. अरे तो सीधा सीधा ही पूछ रहा है, तो यार E बराबर डी फाई बाई डी टी, E बराबर डी बाई डी टी, और फाई की जगह क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। लेकिन वही है, देखो, नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे मान लो ये कॉइल है, तो कॉइल का नॉर्मल ये रहा, कॉइल का नॉर्मल ये रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का ही एंगल दिया है? यस। तो ये जो एंगल है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का ही है, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। कतई नहीं है मतलब कतई नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर मैक्सिमम की तो बात बाद में होगी, पहले तो हम देखें कि ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा। तो आपने लिखा E बराबर डी बाई डी टी, बी की जगह क्या लिखूं? बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी। एरिया उसने दिया है ए, तो आपने लिखा ए, और कॉस थीटा तो ये आएगा कॉस 60। यस और नो, यस और नो। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी नॉट कांस्टेंट। यार E बराबर आ रहा है बी नॉट ए बाई 2 और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ये साइन का फंक्शन बन गया भैया। सवाल क्या बन चुका है? साइन का फंक्शन। तो अब डिफरेंशिएशन आएगा तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो निकाल सकते हो। ये आएगी बी नॉट ए बाई 2, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस ओमेगा टी, और इनटू आएगा ओमेगा, तो भैया आपको E का आंसर आएगा ओमेगा बी नॉट ए बाई 2 कॉस ओमेगा टी। लेकिन सवाल देखो क्या है, सवाल है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस। तो भैया ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, टेंस कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो देयरफॉर आप ये कहोगे कि ई मैक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा बी नॉट ए बाई 2। ये आपका पहला सवाल सॉल्व। दूसरा सवाल उसने क्या पूछा है? पहला डन। द ईएमएफ इंड्यूस एट टी बराबर कैपिटल टी बाई 6। कैपिटल टी क्या होगा यहां पे? टाइम पीरियड। ये बाय डिफॉल्ट है, उसने आगे बताया है द चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम टी बराबर 0, टी बराबर कैपिटल टी, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप इन दिस पीरियड। तो 4 सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिख के आता हूं मैं कभी भी। अब देखो एक बात समझो, ये सवाल ऐसे नहीं आएगा जैसे मैंने पूछा है, बस इतना ही पोर्शन आएगा, एक ही सवाल खत्म आया। तो बताओ इतना सवाल यदि पूछा होता तो क्या बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है? नहीं। बट मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इसमें और क्या पूछा, और एग्जामिनर कहां तक लेकर के जा सकता है। ये आपका पहला सवाल हो गया। तो देखो अब मुझे पता लग गया कि भैया ई की जो इक्वेशन आई है वो आई है ओमेगा बी नॉट ए बाई 2 और कॉस ओमेगा टी। दूसरा सवाल जब चल रहा है तो टी बराबर आपको लिखना है टी बाई 6। मैं तो कुछ भी पूछ लूं, तो देयरफॉर ई बराबर आएगा ओमेगा बी नॉट ए बाई 2 कॉस ओमेगा की जगह लिखो 2 पाई अपॉन टी, और ये आएगा टी बाई 6। समझ में आया? हो सकता है मैं पाई बाई टी बाई 4 पूछता, जो भी मेरे मन में आए वो मैं पूछ सकता हूं। यहां पे टी से टी 2 से काटोगे 3, तो कॉस 60 पाई बाई 3 बनेगा। अरे भैया बोलो ओमेगा बी नॉट ए बाई 2, और ये क्या बनेगा? कॉस पाई बाई 3। सो तो नहीं गए? अरे सो तो नहीं गए? अब मैं पाई बाई 4 भी, टी बाई 4 भी पूछ सकता हूं। अब देखो मुझे बताओ, ये तो मैंने एक सवाल पूछा, क्या और पॉसिबल है टी बराबर टी बाई 4 पूछ लूं,
t बराबर t/8 पूछ लूं, t/12 पूछ लूं, पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? t बराबर t/12 करके देखना अपने आप, कुछ होगा। चलो cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 का मतलब आंसर 1/2, तो 1/2 और 1/2 करोगे तो e बराबर कितना आएगा 1/4, तो आंसर आएगा ओमेगा b0 a/4। कितना आएगा? ओमेगा b0 a/4। दो सवाल कर दिए। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? द चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T तक। ये तो तगड़ा सवाल हो गया। तो भैया तीसरे सवाल में पूछा है चार्ज फ्लोन इन t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t तक। तो चार्ज का आंसर क्या लिखोगे? डेल्टा फाई अपॉन आर, दैट इज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन आर। क्या बोलते हो? सही बात है। तो पहले तो आपको फाई की इक्वेशन चाहिए, और फाई की इक्वेशन तो कहीं दिखी नहीं है। क्या है ना? ये रही, याद करो इसको। और थोड़ा सा यदि मैं देखूं तो भैया हमारे पास में फाई बराबर क्या आएगा? बी ए कॉस, बी कितना है? b0 साइन ओमेगा टी, एरिया ए, और ये कितना आएगा? cos 60। तो भैया फाई की इक्वेशन तो है b0 a/2 साइन ओमेगा टी। अरे बोलो। तो अब आप देख लो, फाई इनिशियल एट t बराबर 0, तो फाई इनिशियल आएगा b0 a/2 साइन और 0 ओमेगा इंटू 0। सही है। तो मतलब फाई इनिशियल आएगा b0 a/2 साइन 0। तो फाई इनिशियल कितना आ रहा है? 0। तो t बराबर 0 का फ्लक्स क्या है? 0। अच्छा, फाई फाइनल एट t बराबर कैपिटल T। तो भैया फाई फाइनल बराबर आएगा b0 a/2 साइन, ओमेगा की जगह आपने लिखा 2 पाई अपॉन टी, और ये आ गया टी। तो भैया फाई फाइनल आएगा b0 a/2 साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, मतलब फाई फाइनल भी क्या है? जी। तो देयरफॉर Q बराबर 0 माइनस 0 अपॉन आर, तो Q बराबर आ रहा है 0। लेकिन एक बात समझो, मैंने इस सवाल को काफी आसान कर दिया। t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t तक पूछा। आपको मैं होमवर्क देता हूं। होमवर्क में फाइंड चार्ज फ्रॉम, पहला सवाल t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t/4 तक। दूसरा t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t/2 तक। तीसरा सवाल t बराबर t/4 से लेकर के t बराबर t/2 तक। अब मैं ऐसे अनंत सवाल होमवर्क के लिए दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? चौथा सवाल, t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 3t/4 तक। तो पांचवा सवाल, t बराबर t/4 से लेकर के t बराबर 3t/4 तक। छठवां सवाल, t बराबर t/2 से लेकर के t बराबर 3t/4 तक। अब ये तो प्यारा सा होमवर्क दिया है, बट आप बताओ क्या कॉन्सेप्ट? देखो यही होता है, सवाल यही रहेगा। यदि एग्जामिनर बहुत सोचेगा तो बस साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी कर देगा। एक सवाल और बना लो। तो क्या मैंने आपको एक ऐसी हिंट दी कि जिससे अनंत सवाल बनाए गए? यस और नो? भाई b0 साइन ओमेगा टी दिया है, b0 कॉस ओमेगा टी के साथ में मैं ये सवाल दे सकता हूं। करना ही तो है, अप्रोच तो पकड़ में आई। और यदि एक बार यदि आपको अप्रोच पकड़ में आ गई तो भैया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है, ये हो जाएगी।
नहीं होगी ना, चलो मान लेते हैं नहीं होगी। एक और सवाल बचा है जो कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप इन दिस पीरियड। इन दिस पीरियड मतलब ये पूरे की ही बात कर रहा है, और इसका आंसर 0 मत लगाया ना, नहीं तो पता लगा यस और नो, सबका आंसर 0 नहीं आता। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं देता, क्यों पता है क्या, ऑप्शन से ना आपका दिमाग तेज चलने लगता है, ऑप्शन से आपका दिमाग चलने लगता है तेज। तो थर्मल एनर्जी बताओ भैया कौन निकाल सकता है? थर्मल एनर्जी आएगी I²RT, या जिनको पता है वो सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। तो पहले तो करंट ही पता लगे, बिना करंट के कैसे करेंगे? तो भैया यहां पर इंड्यूस करंट जो आएगा क्या वो E/R आएगा? हाँ सर, लेकिन E कहां है? तो E की इक्वेशन ढूंढो कहां है। देखो ये है E, ये याद रखना। E क्या है? P0A/, अच्छा सॉरी ये नहीं है यार, ये तो डिफरेंशिएशन के बाद वाला आंसर चाहिए मेरे को, सॉरी बेटा, सॉरी। ये है E, यस और नो, ω/B0A/2 cos ωt, बस ले आओ। तो I बराबर आएगा ω/B0A/2 cos ωt। तो अब ये T का फंक्शन हो गया, सो भैया देयरफॉर H बराबर वैसे होगा इंटीग्रेशन dH 0 से लेकर के T तक, 0 से लेकर के T तक। लेकिन dH कितना आएगा, तो अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो भैया H बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के T तक, I की जगह आपने लिखा ω/B0A, I नहीं सॉरी बेटा ये E है, /2 cos ωt का पूरे का स्क्वायर अपॉन R, सही है ना, E/R का स्क्वायर, ये आएगा R और ये आएगा dt। बस थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह करके कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ω² B0² A², 2 का स्क्वायर आएगा 4, इस वाले R का स्क्वायर होगा, एक R कटेगा तो ये आएगा R, इंटीग्रेशन 0 से T तक, और ये आएगा cos स्क्वायर ωt dt। अब भैया देखो जिनको इसका इंटीग्रेशन आता है वो सॉल्व कर लेना, नहीं आता है तो मैं अभी के लिए बेटा शॉर्टकट में रिजल्ट बता रहा हूं। इसका जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर ωt dt 0 से लेकर के T तक सॉल्व करेंगे, यू विल गेट T/2, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देयरफॉर H बराबर आएगा ω² B0² A² अपॉन 4 की जगह आ जाएगा 4R इनटू आएगा T/2। सो योर फाइनल आंसर विल बी ω² B0² A² T अपॉन 8R। ये है शानदार सवाल। अब सोचो क्या मैं ये सवाल होमवर्क के हिसाब से यदि आप देखोगे तो वही T बराबर 0 से लेकर के T बराबर T/4, T बराबर 0 से लेकर के T बराबर T/2, T बराबर 0 से लेकर के T बराबर 3T/4, फिर अलग अलग डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, मतलब इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ही है और कुछ भी नहीं है। यस और नो, क्या ये सवाल को भी आप कर सकते हो? सर बड़ा लंबा चौड़ा सवाल करवा दिया। देखो एक बात समझो, मेरा काम आपको क्या समझाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है कि रटवाना है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको रटवा दूं हर चीज? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, फिजिक्स है, फिजिक्स को समझना जरूरी है। यदि आपका दिमाग ये सोच पाया ना कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो आपके लिए हर चीज बेटा चुटकियों का खेल है, हर चीज चुटकियों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानिए मेरा।
मैं यहां पर ये सवाल ऐसा ही करवाया है, मैंने आपको टी बराबर 0 से लेकर के टी बराबर टी तक के लिए करवाया, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कर लो। ईएमएफ इंड्यूस मैंने टी बराबर टी बाई 6 में निकलवाया, एग्जाम में टी बाई 4 टी बाई 8 टी बाई 12 कुछ भी डाल ले, मैं डरता हूं क्या? आप डरते हो क्या? नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो मैं किसी भी सवाल को यहां पर टैकल कर सकता हूं। यस, इस लेक्चर में जो मैंने ये सवाल करवाया है, तो ये भले ही आपको पूछा भी जा सकता है, लेकिन जो कॉइल वाला जो मैंने करवाए, कुछ रिजल्ट बनवाए हैं, देखो मैं प्रेफर करता हूं कि भैया देखो, डोंट टेक द रिस्क एंड मैक्सिमम जितना जा सकते हो उतना लेवल तक आपको जाना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि जितना लाइक कि हमें लगे बहुत ऊपर पहुंचा दे, नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, 21%, 20-25% ऊपर है, 2-3 सवाल डिफिकल्ट है। इस सवाल के अदर सवाल बना के आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। मैंने भले ही एक सवाल करवाया है, आप चाहो तो वो हीट डेवलप वाला छोड़ सकते हो, क्योंकि नीट में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये जो मैंने हीट वाला पूछा है ना, यू कैन स्किप हीट वाले को, पर उससे पहले वाली जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इतनी भी लेंदी नहीं है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो, तो कहानी को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, आज के लेक्चर को भी यहीं पे हम करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, तो तब तक के लिए